बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। ये ट्रेन कराची जा रही थी। इस ट्रेन में दो दोस्त शकील और आफताब भी सवार थे। ये दोनों दोस्त कराची से सैर सपाटे करने जा रहे थे। कराची में इनका दोस्त रऊफ रहता था। रऊफ के वालिद भी बिजनेसमैन थे। इनका कराची में टेक्सटाइल का बिजनेस था। वो पहले लाहौर में रहते थे मगर 3 साल कबल बिजनेस के सिलसिले में कराची शिफ्ट हो गए थे। अब इन्हें कराची में रहते हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में तीनों दोस्तों के सिवाय फ़ोन पर बातचीत के कोई मुलाकात नहीं हुई थी। रऊफ ने इन्हें कई मर्तबा कहा था कि वो उनके पास कराची आए और इन्होंने वादा किया था कि इस साल गर्मियों की छुट्टियों में वो उसके पास ज़रूर कराची जाएंगे। शकील और आफताब फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म थे। शकील के वालिद की लाहौर में बुक शॉप थी जबकि आफताब के वालिद का जनरल स्टोर था। क्योंकि इन दिनों इन्हें गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसीलिए दोनों दोस्तों ने रऊफ के पास कराची जाने का प्रोग्राम बना लिया। इन दोनों ने अपने अपने घरों से कराची जाने की इजाज़त मांगी। इन्होंने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचे दोनों दोस्तों ने कराची के लिए टिकट बुक करवाने के लिए रऊफ को भी इत्तला कर दी। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। ट्रेन रोशनगढ़ के इलाके से गुजर रही थी। रोशनगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये एक वीरान और खौफनाक इलाका है। यहाँ खंडरात और वीरान इमारतें थीं। इस इलाके में जिन्नात और बदरूहें रहती थीं। खंडरात और वीरान इमारतों में जो शख्स भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। ना ही इसके बारे में मालूम हो सका कि वो कहाँ चला गया। ट्रेन में हल्की पावर के बल्ब जल रहे थे जो तारीकी को दूर करने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। शकील और आफताब की सीटें खिड़कियों के आमने सामने थीं और वो दोनों उस वक्त सर खिड़कियों से टिकाए हुए थे। ट्रेन में बहुत से मुसाफिर सो रहे थे मगर चंद मुसाफिर जाग रहे थे। अचानक ट्रेन को हल्का सा झटका लगा और उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लगी। जो मुसाफिर जाग रहे थे वो ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने पर चौंक पड़े थे और एक दूसरे से ट्रेन के रुकने की वजह मालूम कर रहे थे। मगर जाहिर है किसी को क्या मालूम था कि शकील और आफताब भी जाग गए थे। वो भी हैरानी से खिड़की के बाहर देख रहे थे। बाहर तारीकी फैली हुई थी। घने दरख्त और कदावर झाड़ियां भी फैल रही थीं। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक झटके से रुक गई। लगता है ट्रेन के इंजन में कोई खराबी हो गई है। शकील ने आफताब की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, शायद ऐसा ही है। आफताब ने इस बात में सर हिला दिया। ट्रेन के रुकने की वजह से सोए हुए मुसाफिर भी जाग गए थे और वो सब उठकर बैठ गए थे। इन्होंने देखा कि मर्द मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे जबकि खवातीन बैठी हुई थीं। खवातीन के साथ बच्चे भी थे जो सो रहे थे। आओ आफताब, नीचे उतरकर मालूम करें कि ट्रेन क्यों रुक गई है। शकील ने आफताब से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों ट्रेन से नीचे उतर आए थे। इन्होंने मोबाइल फ़ोन की रोशनी ऑन कर ली थी और थोड़ी ही देर चलने के बाद ट्रेन का ड्राइवर भी इनके पास आ गया। इसने बताया कि ट्रेन के इंजन में कोई ख़राबी हो गई थी। नया इंजन पहुंचने में 10 घंटे लग जाएंगे, इसलिए सब परेशान न हों। ड्राइवर ने ये भी कहा कि कोई ट्रेन से दूर न जाए। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरों पर मायूसी के तासुरात उभर आए थे। ओ, इंजन को भी आज ही ख़राब होना था, आफताब ने मुंह बनाते हुए कहा था। मगर अब यहाँ बैठकर इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये लोग दरख्तों के करीब पहुंचकर बैठ गए थे। इन पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी और फिर इन्हें मालूम ही न हुआ कि वो कब सो गए। सबसे पहले शकील की आंख खुली तो वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ खटाटूप अंधेरा फैला हुआ था। अरे मैं कहाँ हूँ? शकील ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसने बेख्तियार चौंक कर आफताब की तरफ देखा। वो भी सो रहा था। शकील ने गर्दन मोड़कर ट्रेन की तरफ देखा तो दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के तासुरात उभरे, क्योंकि ट्रेन पटरी पर मौजूद नहीं थी। न ही इर्द गिर्द कोई मुसाफिर दिखाई दे रहा था। इस वक्त वहाँ सिर्फ और सिर्फ शकील और आफताब मौजूद थे।
तभी वो अपने बाकी दोस्तों को जगाने लगा। ट्रेन चली गई थी और इन लोगों की परेशानी अब देखने वाली थी। मुझे नहीं मालूम कि ट्रेन कब रवाना हुई, हो सकता है हम किसी को नजर ही ना आए हों, इसीलिए किसी ने हमें भी नहीं जगाया। शकील परेशानी से बोला, यार ये कैसे हो सकता है, हम कोई इतनी दूर तो नहीं थे कि किसी को दिखाई ही ना देते। आफताब ने कहा, अब ये सोचो कि हम करेंगे क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शकील ने कहा, किसी और ट्रेन का यहाँ से गुजरने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही कोई ट्रेन इस तरफ आएगी हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। आफताब ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं रऊफ़ को कॉल करता हूँ, वो शायद हमारी मदद कर सके। हाँ ये ठीक है, तुम रऊफ़ को फ़ोन करो और उसे बताओ कि हमारे साथ क्या मसला पेश आया है। आफताब ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर शकील ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना सेल फ़ोन निकालना चाहा तो दूसरे ही लम्हे वो ठटक गया। उसकी जेब में उसका सेल फ़ोन नहीं था। शकील उठकर खड़ा हो गया और अपनी जेबें टटोलने लगा। क्या हुआ? आफताब ने उसे परेशान देखा तो पूछा, मेरा सेल फ़ोन मेरी जेब में नहीं है, तुम देखो, क्या तुम्हारा सेल फ़ोन तुम्हारी जेब में मौजूद है? शकील ने जवाब दिया तो आफताब ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसका सेल फ़ोन भी उसकी जेब में नहीं था। फिर वो भी उठकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि उसका फ़ोन कहाँ गया। यार मेरा ख्याल है हमारे सेल फ़ोन किसी ने निकाल लिए हैं। हम जो इतनी देर सोए रहे, यकीनन किसी ने हमें बेहोश कर दिया था, हमारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया और हमारे सेल फ़ोन निकाल लिए। शकील ने अपना तज्ज़िया बयान किया था, मगर मेरी जेब में पैसे तो मौजूद हैं। अगर किसी ने सेल फ़ोन चोरी किया है तो हमारे पैसे क्यों नहीं ले गया? तुम चेक करो, तुम्हारी जेब में पैसे मौजूद हैं। आफताब ने शकील की तरफ देखते हुए कहा। शकील ने भी एक बार फिर अपनी जेब में चेक किया। उसकी जेब में भी पैसे मौजूद थे। हाँ, मेरी जेब में भी पैसे तो मौजूद हैं। सोचने की बात है कि कोई हमारे सेल फ़ोन क्यों लेकर गया। वो चारों सोचने लगे, मगर सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि कोई उनकी घड़ियां भी ले गया था, अलबत्ता उनके पैसे वहीं छोड़ गया था। इन सब के चेहरों से परेशानी झलक रही थी। अब ये लोग किसी आबादी की तलाश करने लगे। तभी अचानक शकील की नज़र एक बस्ती पर पड़ी जो यहाँ से तो काफ़ी दूर थी, मगर उस तक पहुँचना इतना मुश्किल नहीं था। देखो, शायद उस तरफ आबादी है, वहाँ चलकर देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, शकील ने कहा और फिर सब उस तरफ को बढ़ गए जिस तरफ से रोशनी का नुक्ता दिखाई दे रहा था। उधर ही दरख्तों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था, जिसकी वजह से चांद की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। कुर्बो ज्वार में झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब इन्हें किसी जानवर की चिंगार सुनाई देती तो इनके दिल बुरी तरह से दहल जाते। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक ही इन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। वो दोनों तो जैसे रुक गए, उनके कदम ज़मीन से चिपक गए थे। वो खौफ भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। उसी लम्हे इन्हें एक बार फिर से चीख सुनाई दी। चीख इंसानी थी। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी अजियत में मुब्तला हो, मगर इन्हें चीखने वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये किसकी चीख है? आफताब ने लर्जीदा लहजे में पूछा था। पता नहीं, शकील ने भी घबराहट भरी लहजे में कहा। मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इन वीरान जंगलों का कोई भरोसा नहीं है। आओ वापस चलते हैं, शकील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। और फिर दोनों वापस पलट गए, मगर अगले ही लम्हे बेइख्तियार ठटक गए थे। इनके सामने एक ठोस दीवार मौजूद थी जो बड़ी और काफ़ी ऊंची थी। हालांकि चंद लम्हे पहले वहाँ घने दरख्त थे। शकील और आफताब घबरा गए थे। मारे खौफ के इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि आफताब को जवाब दे पाता, अचानक ही इन दोनों को झटके लगे। इनके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। इनके चलने की रफ्तार खासी तेज़ थी। ये क्या हो रहा है? वो एक दूसरे से कहने की कोशिश कर रहे थे। तभी इन्होंने अचानक ही दाईं तरफ एक साया देखा जो इनके साथ साथ ही आगे बढ़ता जा रहा था। साया देखकर शकील खौफज़दा हो गया। दरख्त भी उनसे काफ़ी फासले पर थे, वरना वो दरख्तों से ही चिमट जाते। जंगल काफ़ी वसीओ अरीज था। वो थोड़ी देर से इसी अंदाज में जंगल में चलते आगे बढ़ते रहे।
फिर जैसे ही जंगल के इख्तिताम पर पहुंचे तो इन्हें एक इमारत दिखाई दी जो घने दरख्तों में घिरी हुई थी। इस इमारत की दीवार पर एक बहुत बड़ा नाग बना हुआ था जो कुंडली मारे बैठा था। शकील और आफताब का रुख उसी इमारत की तरफ था। वो दोनों हैरत और खौफ भरी निगाहों से इस इमारत को देख रहे थे। ये इमारत किसकी है? शकील ने सरसराती आवाज में कहा। मुझे क्या पता, आफताब ने मुंह बनाते हुए कहा। इमारत के करीब पहुंचते ही शकील और आफताब के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। इमारत का दरवाज़ा बंद था। कुर्बो जवार में कोई ज़ीरू दिखाई नहीं दे रहा था। शकील ने मुड़कर दाईं तरफ देखा तो उसे साया दिखाई नहीं दिया। शालोग आका, मैं तुम्हारे हुक्म पर 2 लड़कों को ले आया हूँ। अचानक उन्हें इंसानी आवाज़ सुनाई थी तो वो दोनों ही चौंक पड़े थे क्योंकि ये किसी बुढ़िया की आवाज़ थी। वो हैरान हो रहे थे कि यहाँ कोई ज़ीरो मौजूद नहीं थी, फिर ये आवाज़ किसकी थी? वो हैरान हो रहे थे कि तभी एक बूढ़ा वहाँ से बाहर निकला। इसकी दाढ़ी और सर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और बेतहाशा बढ़े हुए थे। इसका सर छोटा था और चेहरे पर शैतानियत बरस रही थी। इसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। इस बूढ़े के हाथ में एक हड्डी थी। इस बूढ़े को देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। इनकी आंखों में खौफ उभर आया। शायद यही बूढ़ा शालोग था जैसे किसी ने पुकारा था। बूढ़ा शालोग चंद लम्हे इन दोनों को गहरी निगाहों से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, तुम जाओ, बूढ़े शालोग ने कहा तो अचानक शकील और आफताब को एक साया दिखाई दिया जो फिजा में लहराता हुआ दरख्तों की तरफ बढ़ता जा रहा था और फिर देखते ही देखते वो दरख्तों के पीछे गायब हो गया। वो दोनों ठिठक कर बूढ़े शालोग को देखने लगे। बूढ़ा शालोग मुड़ा और दोबारा इमारत में दाखिल हो गया। दोनों दोस्त ना चाहते हुए भी उस बूढ़े के पीछे चलते हुए इमारत में दाखिल हो गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो रोबोट हों। दोनों दोस्तों ने पलटने की कोशिश की मगर पलट नहीं सके और इस इमारत में दाखिल हो गए। इमारत के अंदर रोशनी मौजूद थी मगर इन्हें कहीं भी कोई बल्ब दिखाई नहीं दिया था। वो दोनों बूढ़े शालोग के पीछे चलते जा रहे थे। वो दोनों हैरान भी थे क्योंकि इमारत में इन्हें किसी कमरे का दरवाज़ा या रोशनदान तक दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा शालोग एक दीवार के पास जाकर रुक गया। किसी कमरे का दरवाज़ा या रोशनदान तक दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा शालोग एक दीवार के पास जाकर रुक गया। किसी कमरे का दरवाज़ा या रोशनदान तक दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा शालोग एक दीवार के पास जाकर रुक गया। इसने अपना हाथ दीवार पर रखा तो यकलख्त ही एक झमाका हुआ और वहाँ पर दोबारा से दरवाज़ा नमूदार हो गया। बूढ़े शालोग ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। शकील और आफताब भी उसके पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने कमरे में नजरें दौड़ाईं तो दोनों के दिल खौफ और दहशत से दहल गए और इनके दिलों की धड़कनें इंतहाई तेज हो गई थीं। कमरे में दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। इस कमरे में भी रोशनी फैली हुई थी मगर यहाँ कोई बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट मौजूद नहीं थी। बाबा जी, आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? शकील ने हकलाते हुए पूछा। मैं नाग का पुजारी शालोग हूँ और तुम दोनों इस वक्त नाग घर में मौजूद हो, बूढ़े ने जवाब दिया तो दोनों ने बेइख्तियार चौंक कर एक दूसरे को देखा था। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? शकील ने हिम्मत करके आहिस्ता से लहजे में अटकते अटकते पूछा था। ये तो तुम दोनों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि तुम्हें नाग घर में क्यों लाया गया है, बूढ़े शालोग ने मकरूह मुस्कुराहट के साथ कहा। वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों भी उसके पीछे लपके मगर उनके कदम यकलख्त जकड़ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उनके कदमों को रोक लिया हो। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन उनके पाँव के साथ चिपक गई हो। और फिर साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ इनके कदमों में जान आ गई। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपके। उसी वक्त एक झमाका हुआ और दरवाज़ा गायब हो गया। दोनों दीवार के साथ जा लगे। ये हम कहाँ फंस गए हैं और ये बूढ़ा कौन है? शकील ने लरज़ीदा लहजे में कहा था। मेरा ख्याल है ये बूढ़ा जादूगर है, हमें किसी मकसद के लिए लाया है, आफताब ने जवाब दिया। मकसद कैसा? शकील ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं,
मगर ये बूढ़ा मुझे सही नहीं लग रहा। यार ये सब तो फिल्मों में देखा था, मगर ये तो सचमुच में हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे और ना ही कभी हमारी जान छूटेगी। पता नहीं ये मनहूस बूढ़ा कहाँ से निकल गया। आफताब ने बूढ़े को कोसते हुए कहा। फिर वो दोनों खामोश हो गए। अचानक कमरे में एक चमाका हुआ। दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। दोनों दोस्तों ने बेइख्तियार चौंक कर देखा और फिर उठकर खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और बूढ़ा शालूक अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक प्याला था जो खून से लबालब भरा हुआ था। प्याले में खून देखकर शकील और आफताब घबरा गए। इस प्याले में एक नाग का खून है, ये लो और दोनों बारी बारी इसे पी लो। बूढ़े शालूक ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? नहीं, हम ये खून नहीं पिएंगे। आफताब ने लरजते लहजे में कहा, तुम दोनों को ये खून पीना होगा। बूढ़े ने गजबनाक लहजे में कहा, नहीं, हम ये खून नहीं पिएंगे। हमें मरने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है तो ये खून पी लो। इस बार शकील ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कहा तो बूढ़े शालूक ने खौफनाक नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। तुम्हें ये खून पीना होगा। अगर तुमने शराफत से ये खून न पिया तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये लो प्याला और बारी बारी दोनों ये खून पी जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, ये प्याला पीने से तुम नहीं मरोगे। बूढ़े शालूक ने कहा था, हम मरे या ना मरे मगर हम ये नहीं पिएंगे। शकील ने जवाब दिया तो बूढ़े शालूक के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। वो खूंखार निगाहों से इन दोनों को घूरने लगा। ये खून किसका है और इसके पीने से क्या होगा? आफताब ने लरजीता लहजे में पूछा था। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें तफसील सुना ही दूं। काले नाग को इंसानी रूप बेहद पसंद था। वो चाहता था कि सारी जिंदगी इंसानी रूप में ही रहे। आज से 20 साल पहले काला नाग इंसान के रूप में आया था। उसे इंसानी रूप में आने के लिए खास ताकत हासिल करना पड़ी थी। नाग देवता ने काले नाग से कहा था, अगर वो किसी बदरूह का खून 7 इंसानों को पिला लेगा तो फिर उसके बाद 7 महीनों बाद ही वो इंसानी रूप में आ जाएगा। चुनाचे नाग देवता के हुक्म पर मैंने वीरान खंडरों और जंगलों में जाकर बदरूह को तलाश किया तो मुझे एक बदरूह मिल गई। मैंने उसे हलाक करके उसका सारा खून निकाल कर एक प्याले में जमा कर लिया। मैं नाग देवता का खास पुजारी हूँ और उसने मुझे काले नाग की खिदमत के लिए उसके साथ भेज दिया। नाग देवता ने मुझे जादुई ताकत भी दी है। बदरूह का खून पीने से तुम दोनों भी बदरूह बन जाओगे और फिर तुम दोनों को काले नाग के हवाले किया जाएगा, जो तुम दोनों का खून बारी बारी पिएगा। क्योंकि काले नाग ने 7 ऐसे इंसानों का खून 7 माह तक पीना है जो बदरूहों का खून पीकर बदरूह बन जाते हैं, और तुम दोनों काले नाग के आखिरी शिकारी हो। इसीलिए तुम दोनों का खून पीते ही काला नाग इंसानी रूप धार लेगा। ये नाग घर है जहाँ तुम मौजूद हो। ये नाग देवता का है और यहाँ नाग ही नाग रहते हैं। इसीलिए तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो नाग तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे। बूढ़े शालूक ने मकरूह लहजे में कहा तो शकील और आफताब घबरा गए। दोनों के दिल दहल गए। वो खौफज़दा निगाहों से बूढ़े को देखने लगे थे। अब बूढ़े शालूक ने ज़बरदस्ती आफताब और शकील को ये प्याला पिलाने की कोशिश की थी। इसी हाथापाई में प्याला बूढ़े शालूक के हाथ से गिरा और ज़मीन पर खून बिखर गया। बूढ़े शालूक की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसे आफताब और शकील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने चीखते चिल्लाते हुए इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आफताब और शकील ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों को पकड़ लो, अगर ये दोनों भाग गए तो काला नाग हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बूढ़े ने जब शकील और आफताब को दरवाजे की तरफ बढ़ता देखा तो उसने चीख कर ढांचे से कहा, जो पास ही खड़ा था। ढांचा अपनी हड्डियां कड़कड़ाता हुआ उठा और शकील आफताब दोनों की तरफ लपका, मगर वो दरवाजे से निकल गए थे। राहदारी काफ़ी तवील थी। वहाँ से पुरस्रार रोशनी फैली हुई थी। इस राहदारी में दोनों अतराफ कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे बंद थे।
इसी लम्हे ढांचा भी कमरे से बाहर निकल आया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। शकील और आफताब एकदम रुक गए और उसे ढांचे को देखने लगे। ढांचे ने कड़कड़ाती आवाज में उन्हें एक बार फिर धमकी दी और साथ ही आफताब को बाजू से पकड़ लिया। उन्हें घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। वो दोनों इस कमरे में दोबारा नहीं जाना चाहते थे, वरना बूढ़ा शालोक उन्हें दोबारा से कैद कर देता। वो इस ढांचे की गिरफ्त से निकलने की सख्त जदोजहद कर रहे थे। उसी लम्हे बूढ़ा शालोक भी कमरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर गजबनाकी फैली हुई थी। वो खोखवार निगाहों से शकील और आफताब को देख रहा था। फिर अचानक शकील को आयतुल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आया। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दूसरे ही लम्हे उसने ढांचे पर फूंक मारी तो भग से ढांचे को आग लग गई और उसने शकील और आफताब को छोड़ दिया। ढांचे के हलक से दिलखराश चीखें निकल रही थीं। ढांचा हवा और आग में जल रहा था, जैसे सूखी लकड़ी जलती है। बूढ़े शालोक ने जब ये मंजर देखा तो पलटकर कमरे में चला गया। दरवाज़ा गायब हो गया। शकील और आफताब आग में जलते हुए ढांचे को देख रहे थे। बूढ़ा शालोक भी गायब हो गया था। आफताब ने शकील से कहा कि जहन्नुम में जाए बूढ़ा, अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उसने तुम्हें बदरूह का खून पिला देना था। शकील ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अब वो वहाँ से भागने की सोच ही रहे थे कि दोनों फिर से ठटक कर रह गए, क्योंकि इनके सामने एक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। इसकी रंगत जर्द और काली थी। मोटाई 4 फुट, लंबाई 10 फुट के लगभग थी। नाग को देखकर वो खौफजदा हो गए। नाग ने एक जोरदार फुनकार मारी तो दोनों के दिल दहल गए। इन पर लर्जा तारी हो गया। अगर वो दोनों आगे निकलने की कोशिश करते तो नाग इन्हें डस भी सकता था। शकील, अब क्या करें? आफताब ने खौफ भरे लहजे में कहा। इस नाग से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाए। शकील ने जवाब दिया तो आफताब ने उसकी शक्ल देखी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चकरा गया? ये हमें क्यों यहाँ से जाने देगा? फिर शकील एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि यहाँ से बचने का यही तरीका था। कमरे में दर्जनों नाग इधर उधर फिर रहे थे। कुछ नाग कुंडली मारे बैठे थे। दोनों के चेहरों पर यह मंजर देखकर जर्दी फैल गई। वो इस कमरे से बाहर निकल आए। इन्होंने देखा नाग बददस्तूर राहदारी में मौजूद था। नाग ने इन्हें देखते ही एक बार फिर जोर से फुनकार मारी और उनकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। वो दोनों चीख पड़े और पलटकर भागने लगे। नाग भी उसके पीछे ही आ रहा था। वो भागते हुए एक दरवाजे पर पहुंच गए। शकील ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर कमरे में दाखिल होकर इन्हें हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। इस कमरे में भी दर्जनों नाग मौजूद थे, मगर इन्होंने शकील और आफताब को कुछ नहीं कहा। अगर हम बाहर निकले तो वो नाग हमें मार डालेगा। शकील ने तेज लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब हम कहाँ जाएं? यहाँ भी तो नाग मौजूद हैं। आफताब ने रो देने वाले लहजे में कहा। वो दोनों हद से ज़्यादा हरासा दिखाई दे रहे थे। फिर इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान मज़ीद कोई बात होती, उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बूढ़ा शालोक अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। बूढ़े को देखकर वो दोनों बौखला कर रह गए। लड़कों, मैंने कहा था ना, तुम लाख कोशिश के बावजूद भी नाग घर से नहीं निकल सकोगे। यहाँ तुम जिस कमरे में भी जाओगे वहाँ तुम्हें नाग ही नाग दिखाई देंगे। ये सब काले नाग के गुलाम हैं और नाग के इशारे पर तुम्हें हलाक भी कर सकते हैं। बूढ़े ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। आफताब और शकील लरसने लगे। खुदा के लिए हमें नाग घर से बाहर निकाल दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारे वालिदैन हमारे कराची न पहुँचने पर बेहद परेशान होंगे। आफताब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो बूढ़े शालोक ने मकरूह अंदाज में एक बार फिर से कहकहा लगाया। आफताब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मगर बूढ़े शालोक के चेहरे पर एक अजीब सी मकरूह मुस्कुराहट फैली हुई थी। लड़कों, तुम नाग घर से वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। एक बार जो नाग घर में आ जाता है फिर कभी वापस नहीं जाता, बूढ़े शालोक ने जवाब दिया। फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अचानक शकील और आफताब के पैरों ने हरकत की। वो ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकलकर बूढ़े के पीछे चलने लगे।
ऐसा लगता था जैसे कोई गैर मरई कुव्वत उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। इन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रोक पाए। बूढ़ा शालूक इन दोनों को इसी कमरे में बंद करके चला गया जहाँ से वो फरार हुए थे। शकील और आफताब कमरे के एक कोने में दबके बैठे हुए थे। इनके चेहरों पर परेशानी और खौफ के तासुरात थे। इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ से भागने की कोशिश की थी मगर वो नाकाम हो गए थे। लगता है हम नाग घर में कभी नहीं निकल सकेंगे और काले नाग की खुराक बन जाएंगे, शकील ने मायूसी भरे लहजे में कहा था। अब ये दोनों कमरे में बैठे यहाँ से निकलने की तरकीब बना रहे थे। तभी आफताब ने चौंक कर शकील की तरफ देखा। शकील, मुझे लगता है कि जब तक हम बूढ़े नाग को काबू नहीं करेंगे हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बूढ़े शालूक को हम कैसे काबू करेंगे? वो तो पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। आफताब ने कहा। हाँ, अगर हम बूढ़े के मुंह पर कपड़ा बांध दें तो वो हम पर कोई जादुई अमल नहीं कर सकेगा। इस तरह हम इसे मजबूर कर सकते हैं वरना हम इसे हलाक कर देंगे। मेरा ख्याल है इस तरह बूढ़ा शालूक अपनी जान बचाने के लिए मान जाएगा। शकील ने जवाब दिया तो आफताब की आंखों में चमक उभर आई। तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास रुमाल है? आफताब ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे पास रुमाल तो है, शकील ने जवाब दिया। फिर वो बूढ़े शालूक का इंतज़ार करने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था, इनकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक धमाका सा हुआ। दाईं दीवार का कुछ हिस्सा गायब हो गया। वहाँ एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। चंद लम्हों के बाद बूढ़ा शालूक अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर दोनों दोस्त बिजली की सी तेजी से उठकर खड़े हो गए। चलो मेरे साथ, बूढ़े शालूक ने तहकुमाना लहजे में कहा था। तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? शकील ने पूछा। काले नाग के पास, बूढ़े ने जवाब दिया तो वो दोनों घबरा गए। मगर क्यों? शकील ने खौफ भरे लहजे में कहा। आफताब के चेहरे पर भी परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात उभर आए थे। नाग देवता ने काले नाग को हुक्म दिया है कि वो तुम दोनों को जिंदा सलामत रखे, इसलिए काले नाग ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं। चलो अब, बूढ़े शालूक ने जवाब दिया तो उनके जिस्मों में सर्द लहर दौड़ गई थी। मगर हम काले नाग के पास नहीं जाना चाहते, आफताब ने लरसते हुए कहा। नाग के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम ना गए तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ, बूढ़े ने कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मत ले जाओ, खुदा का वास्ता, शकील ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो बूढ़े ने जोरदार अंदाज में कहकहा लगाया। ठीक है, मैं तुम लोगों को जबरदस्ती ले जाता हूँ, बूढ़े शालूक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। तभी शकील और आफताब समझ गए कि बूढ़ा शालूक कोई मंत्र पढ़ रहा है ताकि वो इन्हें पुरस्कार तरीके से अपने साथ ले जाए। इसी लम्हे शकील और आफताब ने बूढ़े पर हमला कर दिया। बूढ़े शालूक को शायद ये तवक्की नहीं थी कि दोनों इस पर अचानक हमला कर देंगे। वो उछलकर फर्श पर जा पड़ा था। उसकी तो चीख निकल गई थी। अब बूढ़े के हलक से चीखें निकल रही थीं और वो खुद को दोनों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर दोनों दोस्तों ने उसे मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। बूढ़ा शालूक भी खासा ताकतवर था, इसलिए इसने दोनों दोस्तों को जोर से धक्का दिया तो वो उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिर गए। इनके मुंह से चीखें निकलने लगी। बूढ़ा शालूक उछलकर फुर्ती के साथ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अगर तुम काले नाग के शिकार न होते तो मैं तुम दोनों को यहीं भस्म कर देता, बूढ़े शालूक ने चीखते हुए कहा था। फिर उसने अपना दायां हाथ इन दोनों की तरफ किया ही था कि शकील ने फर्श पर लेटे ही लेटे बूढ़े शालूक की दाईं टांग पर अपनी टांग रसीद कर दी। बूढ़ा यकदम लड़खड़ा गया। जैसे ही वो लड़खड़ाया उसके हाथ भी बेइख्तियार ऊपर की तरफ चले गए। उसके हाथ की उंगलियों से निकलने वाली चिंगारियां दीवार पर पड़ी तो एक धमाका हुआ और दीवार गायब हो गई। दूसरी तरफ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। बूढ़ा गुस्से से शकील और आफताब की तरफ देखने लगा। अब वो हड़बड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ा था। उसके हलक से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। आफताब और शकील ने उस पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी थी। बूढ़ा शालूक मुसलसल चीख रहा था कि वो दोनों उस वक्त तक उसे मारते रहे जब तक कि वो बेहोश न हो गया। फिर दोनों उठकर खड़े हो गए और हाँफने लगे। आओ अब वक्त ज़ाया किए बगैर अपने घर जाते हैं
आफताब ने तेज लहजे में शकील से मुखातिब होकर कहा था। उसने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों दीवार के हिस्से की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दीवार के गायब हिस्से के करीब पहुंचे, उसी वक्त एक नाग नमूदार हो गया। नाग का रंग सर्द था, वो खासा बड़ा था। उसे देखकर वो दोनों दोस्त घबरा कर पलट गए और एक तरफ दौड़ते चले गए। नाग दीवार पर रेंगता हुआ अंदर आ गया, मगर वो दोनों के पीछे नहीं गया, वहीं कुंडली मार कर बैठ गया था। इन दोनों की तरफ देख रहा था। दोनों दोस्त मुसलसल दौड़ रहे थे, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि राहदारी में ना तो किसी कमरे का कोई दरवाज़ा दिखाई दे रहा था, ना ही राहदारी ख़त्म होने का नाम ले रही थी। दौड़ते दौड़ते इन दोनों ने मुड़ कर देखा तो बेइख्तियार चौंक पड़े और दोनों फर्श पर बेहोश पड़े थे। अलबत्ता वहाँ काला नाग मौजूद नहीं था। अरे ये नाग कहाँ गया? आफताब ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद वापस चला गया हो। शकील ने जवाब दिया। इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? आफताब ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाग के दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसीलिए हम उसे जाता हुआ देख नहीं सके। शकील ने बताया तो आफताब ने इस बात में सर हिला दिया कि वो अब क्या करें। मैं तो पागल हो जाऊंगा। आफताब ने उकताए हुए लहजे में कहा। देखते हैं, शकील ने कहा और वो फिर दोनों दीवार के उसी गायब हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से नाग अंदर आया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो दोनों झांक कर उस तरफ को देखने लगे, मगर दूसरी तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। ये अंधेरा इस तरफ क्यों है? आफताब ने कहा। हो सकता है कि ये जंगल का हिस्सा हो, मगर हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा न हो कि वो नाग फिर आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, वो नाग इस तरफ मौजूद हो। हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है जिससे हम नाग को हलाक कर सकें। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, शकील ने आफताब से कहा था। और फिर दूसरे ही लम्हे वो बंद कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे थे। दोनों ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अचानक ही इस पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। वो दोनों डर कर एक दूसरे के गले लग गए। फिर दोनों ने डरते डरते कमरे में देखा। दूसरे ही लम्हे इनके चेहरों पर खौफ के तासुरात उभरे और इनके जिस्मों में सर्द लहर दौड़ती चली गई। इनकी आंखें फटने लगी थीं। कमरे में एक बार फिर से सैकड़ों की तादाद में नाग मौजूद थे जो कमरे में रेंगते फिर रहे थे। ओहो, इस कमरे में भी नाग हैं। शुक्र है कि हम इस कमरे में नहीं गए, वरना अब तक हम ऊपर पहुंच चुके होते। आफताब ने कपकपाते लहजे में कहा। उफ मेरे खुदाया, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। हमें कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? शकील ने उलझते हुए लहजे में कहा कि अचानक एक जोरदार फुनकार सुनाई दी। वो दोनों चौंक कर मुड़े थे। उनसे कुछ फासले पर एक नाग मौजूद था। इसकी लंबाई 20 फुट और मोटाई 3 फुट के लगभग होगी। शकील और आफताब उसे देखकर शशदर रह गए और सहम कर पिछली दीवार के साथ लग गए। काले नाग की सुर्ख आंखें इन दोनों पर जमी हुई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों के रंग सर्द पड़ गए और वो खौफ से कांप रहे थे। काला नाग उसके करीब पहुंचकर रुक गया, फिर उनकी तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना मुंह फाड़कर जोरदार फुनकार मारी तो दोनों की चीखें निकल गईं। वो थर थर कांपने लगे। वो जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा नाग देख रहे थे। तभी शकील बिजली की सी तेजी से जमीन पर बैठ गया, जिसकी वजह से नाग का फन जोर से दीवार पर पड़ा और दीवार टूट गई। वहाँ खला नमूदार हो गया। खला इतना बड़ा था कि इंसान आसानी से वहाँ से निकल सकता था। काले नाग ने अपना फन पीछे करके दोबारा शकील पर झपटा मारा। इस बार भी शकील जमीन पर बैठे हुए कलाबाजी खा गया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से नाग का शिकार होने से बच गया। और फिर वो दोनों ही उस कमरे की तरफ भागने लगे। वो दोनों दरवाज़ा खोलकर आगे पहुंचे तो उस कमरे में भी दर्जनों नाग देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। शायद इसी इमारत को नाग घर कहते हैं। यहाँ हर कमरे में नाग का बसेरा था। हर दरवाज़ा एक धोखा था। मेरे पास पेट्रोल और माचिस होती तो मैं नागों को आग लगा देता। आफताब ने ये कहकर इधर उधर देखा तो अचानक ही उसे ज़मीन पर पड़ी एक लकड़ी मिली। उसने वो लकड़ी उठाकर काले नाग की आंख पर मार दी। काले नाग के हलक से खौफनाक फुनकार निकली और वो फुनकारता हुआ पीछे हट गया। चंद लम्हों के बाद
کالے ناگ کا پھن دوبارہ اندر داخل ہوا۔ شکیل نے ایک بار پھر لکڑی اس کے پھن پر ماری۔ کالے ناگ کے حلق سے دوبارہ ایک چیخ نمودار ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یہ لکڑی نکال کر کالے ناگ کے منہ میں ڈال دی، جسے اس نے فرش پر پھینک دیا تھا، اور پھر وہ ناگ شکیل کی طرف بڑھنے لگا۔ شکیل، کالا ناگ تمہاری طرف آ رہا ہے، خود کو بچاؤ۔ اسی لمحے آفتاب نے چیخ کر کہا۔ شکیل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کالا ناگ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے آفتاب نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرش پر پڑی لکڑی اٹھائی اور اس نے دوڑ کر کالے ناگ کے پھن پر دے ماری۔ کالے ناگ نے پھن کاٹتے ہوئے آفتاب کی طرف دیکھا اور پھر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اسی دوران شکیل اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ تبھی ان لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور یہ کامیاب ہو گئے۔ خوف کے مارے یہ پسینے سے شرابور تھے۔ دونوں نے تیزی سے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ناگ گھر کا عقبی حصہ تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اسی لیے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرف جائیں۔ جھاڑیوں میں اترتے ہوئے آفتاب اور شکیل کو اب بھی ناکوں کی خوفناک پھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ طرف چلتے ہیں، شاید اس طرف کوئی آبادی ہو، آفتاب نے جواب دیا۔ شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اس سمت بڑھ گئے جس طرف آفتاب نے اشارہ کیا تھا، مگر خاصی دور آنے کے بعد بھی انہیں کسی قسم کی آبادی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مسلسل چلنے سے وہ بے حد تھک گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں آگے جا ہی رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک آدمی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آدمی ٹرین کا ڈرائیور تھا جو پہلے بھی ان سے مل چکا تھا۔ ان کے قریب آ کر ہانپتے ہوئے بولا، اف خدایا، تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ مجھے تم دونوں کی فکر ہو رہی تھی، 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ٹرین کے ڈرائیور نے کہا۔ تو وہ دونوں آنکھیں مل کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگے تھے، جیسے وہ کسی اور جہاں سے آیا ہو۔ ہم تو یہیں تھے، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو، یہیں سو رہے تھے، آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ٹرین کا ڈرائیور سر کھجانے لگا۔ معاف کرنا دوستو، میں نے ادھر دیکھا نہیں، شاید مجھے دھیان نہیں رہا۔ اور پھر وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، مگر ان کے ساتھ ان 2 گھنٹوں میں جو ہوا تھا وہ اس کو ساری زندگی بھلا نہیں پائے۔ مگر آج بھی شکیل اور آفتاب اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ان کے موبائل فون نکال کر کون لے گیا تھا، اور وہ خواب ناکی کے عالم میں ناگ گھر تک پہنچ کیسے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو اس بات کا جواب معلوم ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔